हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरपीएम अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस सीरीज में हम बात करेंगे क्लास 9th की जियोग्राफी के बारे में। क्लास 9th के समकालीन भारत 1 जो कक्षा 9 की जो बुक है, किताब है, उसकी हम सीरीज श्रृंखला शुरू कर रहे हैं। एक जो पहले से श्रृंखला चली आ रही है क्लास 6 से 8 तक की जो रहेगी वो यथावत चलती रहेगी। उसके अलावा कुछ लोगों को डिमांड के अनुसार हमने सोचा कि 9 से 10th की भी एक श्रृंखला चलाई जाए। इसी सिलसिले में पहली कड़ी आपके साथ यूनिट प्रथम भारत आकार और स्थिति को शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। पहला है भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, पढ़े ही होंगे कहीं न कहीं, कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत किस में गोलार्ध में है? जैसे ये अगर हमारा जो ग्लोब है और ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके ऊपर नॉर्थ हेमिस्फीयर है यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो प्यारा भारत है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ से क्लियर होता है कि पहला सही आंसर है। दूसरा कहता है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 7 मिनट है। देखिए, ये तो एकदम गलत प्रतीत होता है, क्योंकि भारत का जो विस्तार है, अगर ये देशांतर की बात कर रहा है तो देशांतर में अगर देखें तो भारत का विस्तार आप जैसा कि जानते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो अब पूछ रहा है सबसे पूर्वी देशांतर 80 डिग्री है, जबकि सबसे पूर्वी देशांतर कितना होना चाहिए? 97 डिग्री 25 मिनट। और ये जो आपका है 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इसको हम कहते हैं किवीथू। किवीथू इसका नाम है जगह का, जहाँ 97 डिग्री 25 मिनट पड़ता है। तो अगर इस ऑप्शन की बात किया जाए तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक। क्या हो जाएगा? केवल एक, क्योंकि दूसरा वाला एकदम गलत है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? कौन सा सबसे दक्षिणी बिंदु? देखिए, भारत का अगर थोड़ा सा हम प्रकाश डालें तो ये हमारा अगर इंडिया है, ठीक है, एक समझ लीजिएगा, मोटी मोटा हम एक मैप बना रहे हैं। ठीक है, अगर ये अपना प्यारा भारत है और इसका समझ लीजिए, तो इसका जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, ठीक, क्या है सबसे उत्तरी पॉइंट? इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल। यहाँ पे आता है सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये आपका वर्तमान लद्दाख में पड़ता है। तो इस इंदिरा कॉल, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए दिया है, इंदिरा कॉल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। दूसरा, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत पर्वत अवस्थित है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है? देखिए, जैसा कि अगर अपने प्यारे देश भारत की बात किया जाए तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसको मोटी मोटा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पढ़ सकते हैं। ये जो क्षेत्रफल होता है कि विश्व के पूरे भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो इस हिसाब से पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3% की बात कर रहा है। जहां तक दूसरा कथन है, तो भारत का जो उत्तर पूर्वी सीमा है ये भ्रंशोत पर्वत अवस्थित है। ये भी कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत का जो उत्तर पश्चिम सीमा है, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर वलित पर्वत का विस्तार है, ना कि भ्रंशोत पर्वत। वलित पर्वत पाए जाते हैं। तो यहाँ दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2, यानी डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश 3 राज्यों में है। इनके विभिन्न जिलों और उसकी अवस्थितियों के संदर्भ में नीचे दी गई युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो जैसा कि
आपने पढ़ा होगा कि पुदुचेरी जो है ये 3 राज्यों में पड़ता है। पुदुचेरी ये 3 राज्यों में पड़ता है। इसका एक पड़ता है, जो पुदुचेरी का एक जिला पड़ता है केरल में पड़ता है, एक आंध्र प्रदेश में पड़ता है और एक तमिलनाडु में पड़ता है। और इसमें से कह रहा है कि इसको सुमेलित कीजिए। तो यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। यनम जो है आंध्र प्रदेश में है। और इसके लिए कराईकल जो है और माहे केरल में पड़ता है, केरल का जिला है। और माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। इसको भारत का सबसे छोटा जिला भी कहते हैं। माहे केरल में है, कराईकल तमिलनाडु। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चौथा में अगर हम कूट की बात करें तो कूट में आपका हो जाएगा कि तीनों, क्योंकि कराईकल तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश और माहे केरल में, तो तीनों ऑप्शन आपके सही माने जाएंगे। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी सही। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 5वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ समुद्री सीमा को भी स्पर्श करते हैं। देखिए भारत के जो 9 राज्य हैं ये तटीय सीमा बनाते हैं और इसमें 9 राज्य में जो है आपका एक जो गुजरात हो जाता है और एक पश्चिम बंगाल भी इस 9 राज्य में शामिल है। राजस्थान तटीय सीमा नहीं बनाता है और ना ही मिजोरम बनाता है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 और 4। देखिए 2 और 4 कहाँ, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। 2 और 4 बिल्कुल सही हो गया। चलिए अब प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। पहला कह रहा है कि भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो अगर और दूसरा देख लेते हैं 82 डिग्री 30 मिनट 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है। आइए हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं इसमें। भारत का जो, जैसे कि अपना देश भारत है और इसका पहले मानचित्र बनाते हैं। तो भारत ऐसे रफली समझ लीजिए, भारत का जो उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार होता है ये नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, उत्तर से दक्षिण की तरफ जो भारत का विस्तार है ये 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की ओर जो भारत का विस्तार होता है ये 2933 किलोमीटर। इस हिसाब से उत्तर से और दक्षिण की तरफ का जो विस्तार है ये ज्यादा है अपेक्षाकृत पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पहला ऑप्शन तो एकदम सही है, पहला क्वेश्चन कथन। दूसरा कह रहा है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूरी देशांतर रेखा जो है ना, ये क्या है, ये भारत के बिल्कुल मानक यामोत्तर रेखा माना गया है। ये भी एकदम सही है क्योंकि मानक यामोत्तर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर भारत की यामोत्तर रेखा जाती है और 82.5 डिग्री 30 मिनट इसको माना जाता है। ये उत्तर प्रदेश की नैनी से होकर भी गुजरती है। नैनी, प्रयागराज, कहीं कहीं मिर्जापुर भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका हो गया। प्रश्न संख्या 6 हो गया। अब 7 पे आते हैं। ये पहली यूनिट में हमने 7 क्वेश्चन रखा है। ये पहली यूनिट का आखिरी प्रश्न होगा। प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न कहता है पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच अवस्थित है। तो पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। ये जो मन्नार की खाड़ी पड़ती है, जैसे श्रीलंका है और यहाँ पे आपका पाक जल संधि और यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, नीचे की तरफ मन्नार की खाड़ी, ऊपर की तरफ पाक जल संधि। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको समझ लीजिए। तो फर्स्ट यूनिट का ये क्वेश्चन हो गया था, 7 क्वेश्चन। अब आइए जो सेकंड यूनिट है 9th क्लास की, जो भूगोल है समकालीन भारत फर्स्ट, इसकी जो सेकंड यूनिट है उसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। इसके प्रश्नोत्तरी पे आते हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रभावित हुई है। दूसरा, भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेट की टक्कर से हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन एकदम देखा जाए तो गलत है। क्यों? क्योंकि भारतीय प्लेट, देखिए पहले गोंडवाना लैंड
हमारा जो इंडियन प्लेट है ये गोंडवाना लैंड का भाग है, तो आप जान ही रहे हैं इंडियन प्लेट इज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। लेकिन ये दक्षिण की ओर नहीं प्रवाहित हुई। जो गोंडवाना लैंड है ये दक्षिण की ओर प्रवाहित नहीं हुई है। देखिए, गोंडवाना लैंड से टूटने के बाद भारतीय प्लेट उत्तर और पूर्व की ओर विस्तारित हुई, ऐसे गई है। और यहाँ से जो एक मिनट थोड़ा सा जगह लेकर समझा देते हैं। देखिए, जैसे भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड का भाग है, ये जब गोंडवाना से अलग हुआ तो ये उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित हुआ, और वहां जाकर के उत्तर पूर्व की ओर यहाँ पे यूरेशियाई प्लेट था। इससे इंडियन प्लेट, जो भारतीय प्लेट की टक्कर हुई, और इस टकराव के कारण, इन दोनों में जब टकराव हुआ, इस टकराव के कारण हिमालय पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जैसा कि दूसरे कथन में दिया गया। तो दूसरा कथन एकदम सही है और पहला कथन गलत है। यहाँ पे दिया दक्षिण की तरफ प्रभावित होती है, जबकि ये उत्तर पूर्व की तरफ गई है। ठीक है, तो हमारा एक गलत है, दूसरा सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम से पूर्व दिशा में सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तो कहां से? पश्चिम से पूर्व दिशा में। तो हिमालय पर्वत का विस्तार जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में, इस कथन के हिसाब से कहां से कहां तक है? सतलज नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। भाई, हिमालय पर्वत का विस्तार सतलज नदी से नहीं है, हिमालय पर्वत का विस्तार तो सिंधु नदी के से माना जाएगा, सिंधु नदी से। तो सतलज नदी तो बाद में आती है, सिंधु के नीचे आती है। तो इस हिसाब से पहला क्वेश्चन अगर प्रश्न के हिसाब से देखा जाए कि सतलुज नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, यहाँ पे गलत माना जाएगा। दूसरा देखते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। ये बिल्कुल सही है। देखिए, हिमालय पर्वत जो है पश्चिम की तरफ, जो हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का क्षेत्र, यहाँ पर हिमालय पर्वत की जो चौड़ाई होती है लगभग 450 से 500 किलोमीटर के आसपास होती है। जबकि यही जो पूर्व की तरफ बढ़ती है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की तरफ, यहाँ पे चौड़ाई घट जाती है। यहाँ चौड़ाई क्या होती है? ये कम हो जाती है, और ये चौड़ाई आ जाती है आपकी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास। तो दूसरा कथन बिल्कुल सही प्रतीत होता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई क्या होती है? घटती है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो तीसरा कथन कहता है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विविधता पाई जाती है। नहीं, ये भी एकदम गलत होगा, क्योंकि पश्चिमी भाग जो होता है, पश्चिमी भाग की जो ऊंचाई में विविधता की बात किया है, ऊंचाई में पूर्वी भाग की अपेक्षा क्या है? विविधता की बात बताई। जबकि पूर्वी भाग जो हिमालय का है, पूर्वी भाग, जिसमें आपका आ गया एक तरह से, जैसे ये अरुणाचल प्रदेश में आ गया मिसमी वगैरह जो पहाड़ियां हैं, तो इन सब में ऊंचाइयों में बहुत अंतर पाया जाता है। ऊंचाइयां जो है विविधता मतलब इसमें ऊंचाइयां निश्चित नहीं होती, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। लेकिन जो पश्चिमी हिमालय है, हमारा पश्चिमी हिमालय है, इस हिमालय पर जो ऊंचाइयां है लगभग जो है 5000 मीटर से ऊपर पाई जाती है। यहाँ पे निश्चित पाई जाती हैं कि 5000 मीटर के आसपास सारी रेंज, जितनी भी हमारे श्रृंखलाएं हैं, सब पाई जाएगी। पूर्वी पर्वत श्रृंखलाओं में ऐसा नहीं है, वहाँ विविधता अधिक देखने को मिलती है। तो ये पश्चिमी की बात किया, इसलिए ये भी क्वेश्चन गलत हो गया है। तो पहला और तीसरा दोनों गलत हुआ और दूसरा सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन जो है, नीचे पूछा कौन सा कथन असत्य है। तो पहला और तीसरा दोनों असत्य हो जाएगा, दूसरा सही रहेगा। चलिए आगे तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि महान हिमालय या आंतरिक हिमालय के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे अधिक सतत है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में सबसे अधिक सतत है, सही बात है। अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा जो है लगातार, सतत मतलब लगातार अगर कोई पर्वत श्रेणी है, तो हिमालय पर्वत श्रेणी में ये महान हिमालय की रेंज पाई जाए। कौन सी हिमालय की? महान हिमालय की ऊंचाई जो होती है लगभग 5000 मीटर से अबव होती है। 5-5.5 कहीं कहीं देखने को मिलता है, इससे ऊपर ही पाई जाती है, इसके नीचे नहीं रहती। यहाँ पे सतत एक बीच में जो रेंजेज हैं हिमालय की, जो महान हिमालय की, बीच में कहीं भी आपको टूटी हुई नहीं प्राप्त होंगी। जैसे कि पूर्वी हिमालय में जगह जगह टूटी हुई श्रृंखलाएं मिलती हैं, लेकिन यहाँ महान हिमालय में ऐसा नहीं, यहाँ पे सतत चल रहा, लगातार श्रेणी। आगे देखिए, दूसरा कहता है कि हिमालय की इस भाग की करोड़ ग्रेनाइट से बनी। ये भी बिल्कुल सही है कि हिमालय का जो ये महान हिमालय होता है, इसका जो करोड़, आप जानते हैं कि 3 परत होती हैं पृथ्वी की, कोर, मेंटल
और क्रस्ट। तो इसका जो कोर है, यानी हिमालय का इसका जो कोर यानी क्रोड जो है, ये ग्रेनाइट से बना होता है। किससे बना होता है? ग्रेनाइट से बना होता है। ये बिल्कुल सही है। तो ये भी सही हो गया, यानी 1 और 2 सही है। तीसरे बात है, इस श्रृंखला में गर्मी के कुछ महीनों में बर्फ की परत पूरी तरह पिघल जाती है। नहीं, पूरी तरह तो नहीं पिघलती। ये पूरी तरह की बात किया है, पूरी तरह नहीं पिघलती, यानी ये गलत हो गया। तो 1 और 2, 2 ऑप्शन जो है आपके सही माने जाएंगे। तो कौन से सही है? 1 और 2 सही है। ठीक है, 1 और 2 सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं मध्य हिमालय या लघु हिमालय पर्वत श्रेणी की है? देखिए, मध्य हिमालय के कई नाम है। मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय को हम लघु हिमालय भी बोलते हैं। ठीक, और इसे लेसर हिमालय भी कहा जाता है। एक नाम और है, लेसर हिमालय। तो पहला है कि यह हिमालय पर्वत श्रृंखला सबसे अधिक असतत है, सबसे अधिक असतत है। तो बिल्कुल ही आपका देखा जाए तो इसमें पूछा क्या है कि नीचे कहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता है। तो भाई देखिए, महान हिमालय जो होता है वो सतत होता है, सबसे अधिक सतत है। लेकिन लघु हिमालय जो होता है ये सबसे अधिक जो है असतत पाई जाती है। बीच बीच में श्रृंखलाएं जो है अलग अलग रेंजेज पाई जाती हैं इसमें। ठीक है, जैसे अगर देखा जाए तो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर लघु हिमालय की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा पीर पंजाल, पीर पंजाल। ठीक है, उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर मसूरी नाग टिब्बा मिल जाएगा। ठीक है, मसूरी नाग टिब्बा मिल जाएगा। अगर जो हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ पे कुल्लू मनाली वाला क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है, और नेपाल में अगर जाएंगे तो महाभारत श्रेणियां मिल जाएंगी। ये कुछ लघु हिमालय की श्रेणियां हैं। तो ये बीच बीच में अलग अलग श्रेणियां यानी असतत श्रृंखलाएं पाई गई। इसके बाद बात करते हैं कि जब ये इन परतों का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित या पर्वतीय शैलों से हुआ है। सही बात है भाई, इसका निर्माण जो होता है अत्यधिक संपीड़न के फलस्वरूप हुआ है। ये बिल्कुल सही है। तो दूसरा एकदम सही है। तीसरा कहता है दून, इस पर्वत श्रेणी की प्रमुख विशेषता है कि दून और द्वार जो होता है, दून और द्वार जो है ये इस पर्वत श्रेणी की विशेषता नहीं हो। दून और द्वार की बात करें तो ये जो दून जो है, दून आपका पड़ता है शिवालिक में। कहाँ पड़ता है? शिवालिक श्रेणियों में, ना कि आपके लघु हिमालय में पड़ता है। तो ये एकदम तीसरा वाला गलत हो जाएगा। तो आपका सही हो जाएगा केवल 1 और 2। चलिए, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं शामिल? देखिए, लघु हिमालय का एक नाम और हिमाचल हिमालय आपको मिल गया। अभी हमने लेसर हिमालय भी बताया है। ठीक, लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं। ये सारी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। चलिए, कहता है लघु हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं शामिल है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था, एक धौलाधर देखिए, पीर पंचाल और महाभारत, अभी हमने आपसे कुछ समय पहले चर्चा किया। दोस्तों, आपसे कहना चाहेंगे अगर आप लोग नए हैं, सुन रहे हैं, तो इस चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिसका नाम है आरपीएम अड्डा। देखिए, तो इसका 3 श्रेणियां, धौलाधर हिमाचल प्रदेश में आता है, पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में आता है, महाभारत श्रेणी नेपाल में आती है। तो तीनों हो गया। ये लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय या लेसर हिमालय का है। तो 1 2 3 सही। जास्कर जो होता है ये आपका काराकोरम रेंज का, काराकोरम पर्वत श्रेणी का, पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, ना कि लघु हिमालय के। ठीक है, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। तो 1 2 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन मिसिंग लग रहा है, 6वां क्वेश्चन। कोई नहीं, इसको 6 ही समझ के चलिए। ठीक है, इसको 6 बना लीजिए, मिस हो गया। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में विचार करिए। हिमालय, पहला है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। बिल्कुल सही है। हिमालय की सबसे बाहरी का मतलब है सबसे निचला जो है श्रृंखला है, ये आपका शिवालिक हो गया। ठीक है, दूसरा कहता है कि ये पर्वत श्रृंखलाएं असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये भी सही है कि यहाँ पे अवसाद जो होते हैं, जो शिवालिक के जो अवसाद हैं शिवालिक के, ये कैसे हैं? असंपीड़ित है, मतलब असंपीड़न की प्रक्रिया से बने, संपीड़न इनका नहीं हुआ है। ये नवीन नवीन सबसे नवीन अगर कोई हिमालय का भाग है, नवीन भाग, तो कौन सा है? शिवालिक है। ठीक है, हिमालय भी सबसे नवीन, हिमालय जो हमारा है सबसे नवीन वाली पर्वत है। लेकिन हिमालय में भी सबसे नया अगर कोई है हिमालय में, तो आपका हो गया शिवालिक। ठीक, तो ये दोनों ऑप्शन आपके सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न हिमाचल
चलिए आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि शिवालिक के बीच इसी लंबवत घाटी को क्या कहते हैं। तो शिवालिक के बीच जो लंबवत घाटी है इसको क्या कहेंगे। तो हम जानते हैं कि शिवालिक में जो है मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो लंबवत घाटियां होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, दून कहते हैं। जैसे इसी दून में आपका आता है देहरादून, देहरादून, ठीक है, पाटली दून, ये सारे जो उत्तराखंड में पड़ते हैं ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बनाया गया है। भारत का सबसे उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों द्वारा बना है। तो आप जानते हैं कि गंगा हो गई, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों द्वारा हमारा उत्तर भारत का मैदान बनाया गया है। जैसे जिसमें आपका शामिल है पंजाब से लेकर हरियाणा, पंजाब से लेकर के आपका कहाँ तक, असम तक, ये सारी चीजें शामिल होती हैं, जिसमें गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदी प्रणाली और इनकी सहायक नदियों द्वारा बनाई गई। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दो आप का अर्थ क्या है नदी मैदान के संदर्भ में। दो आप, दो नदियों के बीच का स्थान। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दो आप मतलब दो नदियों का बीच का स्थान। जैसे पंजाब जो है, एक उदाहरण आपको बता दें, पंजाब जो है पांच नदियों के बीच का स्थान है, ठीक, इसीलिए इसको पंजाब कहते हैं। ऐसे दो आप, दो नदियों के बीच का स्थान। अब ये जो पांच नदियां हैं पंजाब में, जिसमें पूर्वी पंजाब है, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी पंजाब जो भारत का हिस्सा है और पश्चिमी पंजाब आपका बंटवारा के बाद कहाँ चला गया, पाक चला गया, पाकिस्तान। तो जो पांच नदियां हैं इसमें एक पॉइंट आप नोट करिएगा, पूछता है कि इसमें सिंधु नदी नहीं शामिल है, ठीक, सिंधु नदी नहीं शामिल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ। अभी देखिए क्वेश्चन आ गया अगला, जैसे ही आपको बताएं। तो पंजाब के मैदान का निर्माण जो होता है इसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। चलिए दोस्तों, पंजाब के मैदान का निर्माण नदियों द्वारा, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अभी हमने कहा कि सिंधु जो है नहीं शामिल है, लेकिन सिंधु की ये सभी नदियां जो है सहायक नदियां मानी जाती हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो अगर क्वेश्चन में सिंधु भी शामिल दिया है और पांचों नदियों का नाम और भी दिया है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन में। 12वां क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए कथनों में कौन सा से सत्य है या है। पहला, गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है, ठीक है, एकदम सही बात है भाई, घग्गर नदी और तीस्ता नदियों के बीच गंगा के मैदान का विस्तार है। हरियाणा और दिल्ली राज्य सिंधु और गंगा नदियों के बीच जल विभाजक, हरियाणा और दिल्ली सिंधु गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक है, एकदम सही बात है, ठीक। तो इसका आपका हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही, क्या हो जाएगा 1, 2 सही। और तीसरा क्या है, ब्रह्मपुत्र का मैदान गंगा के मैदान के पश्चिम में है। अरे भाई, ब्रह्मपुत्र का मैदान तो ब्रह्मपुत्र का मैदान मतलब असम का मैदान, असम का मैदान जो है तो गंगा के मैदान, यानी कि जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब गंगा के मैदानी क्षेत्र में, इसके बाद ही तो असम आता है, यानी कि इसका जगह क्या होगा, इसके पश्चिम में ना होकर क्या होगा, पूर्व में होता। तो ये तो गलत हो गया, 1 और 2 सही है, आपका विकल्प बी हो जाएगा, 1 व 2। 13वां क्वेश्चन पे आते हैं। 13वां कहता है कि 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पट्टी जो शिवालिक के गिरिपाद के समानांतर फैली है। देखिए गिरिपाद की बात किया है, इसके परिणामस्वरूप हिमालय पर्वत श्रेणी की बाहर निकलने वाली नदियां यहाँ पर भारी जल भार जैसे बड़े सैल गोलाश में जमा कर देती हैं, सभी सरिताएं इस पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस किसके बारे में, किसके संबंध में ऐसी बातें कही गई हैं। देखिए जो गंगा जो नदी बहती है, हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है ये मैदान बनाती हैं, 3-4 तरह की बनाती हैं। जैसे एक ट्रिक है, भात खाबो, यानी कि भा से हो जाएगा भाबर, तराई, खादर और बांगर। तो इसमें जो भाबर होती है, इस भाबर वाला जो मैदान है यहाँ पे क्या होता है, देखिए भाबर पहला है ना, पहला मैदान भाबर है। जब नदियां शिवालिक से नीचे की तरफ उतरती हैं तो इस क्षेत्र में जहाँ ये सारी चीजें जमा करती हैं, गाद वगैरह, कंकड़ पत्थर, मोटे मोटे पत्थर होते हैं, यहाँ पे नदियां विलुप्त हो जाती हैं। जैसे मान लो मैदानी भाग में शिवालिक के गिरपाद में आ रही हैं, तो यहाँ जो विलुप्त हो जा रही हैं, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। और इन भाबर के क्षेत्र में नदियां क्या होती हैं, नदियां हो जाती हैं विलुप्त, और पुनः ये नदियां आगे चल के तराई में क्या होती हैं, तराई के क्षेत्र में दिखाई देती हैं। भाबर में विलुप्त होती है और तराई में दिखाई पड़ती है। तो क्वेश्चन में कह रहा है जैसा कि बड़े बड़े सैल हैं जिसमें विलुप्त हो जा रही है, गोलाश में है,